चलिए बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का 8वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना काम करता है, उस पर टॉर्क का वैल्यू क्या आता है, टॉर्क कितना काम करेगा, ये चीज हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उस पर फोर्स भी लगता है या सिर्फ टॉर्क लगता है या दोनों एक साथ काम करता है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट टाइप के सवाल बनेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको डाइपोल पढ़ाया। डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कुछ उसकी इंपॉर्टेंट केसेस को भी बताया। तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसका वैल्यू हर जगह बराबर, यूनिफॉर्म, हर जगह बराबर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म की बात करेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग लगाते हैं, है ना। तो इस तरह टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आज का टॉपिक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मींस तो पोल, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना काम करता है, जिसके कारण डाइपोल स्पिन करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण डाइपोल घूमना स्टार्ट करता है। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कितना टॉर्क काम करेगा, इस चीज को समझेंगे। एक बात आप जरूर समझिए, यहां क्या हमने लिखा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल पर टॉर्क काम करेगा, उस डाइपोल पे जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और मैंने कहा यूनिफॉर्म का मतलब जो हर जगह बराबर हो। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बराबर हो, जिसका वैल्यू हर जगह इक्वल हो। उस फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है, इस चीज को हम फाइंड करेंगे, इस चीज को हम समझेंगे, उसके वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे ऐसे समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म जो हर जगह बराबर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखते हैं। ठीक है, तो डाइपोल रखते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। क्लियर? और ये ले लेते हैं सेंटर, सेंटर। ओके, ठीक है,
आप पढ़ चुके हैं डायपोल है, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है जानते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। वो क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल, ओके। और यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है, ए ले लेते हैं, ये दूरी ए है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ए है, राइट। तो इधर भी ए और साइड भी ए, दोनों मिलके 2a, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a, जिसे हम लोग डायपोल लेंथ कहते हैं। अब पढ़ भी चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ कहते हैं। तो डायपोल लेंथ कितना हो गया, 2a, क्लियर, 2a। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, डायपोल बना रहा है। तो अब जब इस डायपोल को हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इस पर एक फोर्स काम करता है। क्योंकि एक रूल है कि जब हम चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा, उस फील्ड के कारण। हम यह कंसेप्ट इससे पहले भी दे चुके हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पर, उस फील्ड के कारण एक फोर्स काम करता है। तो उसी प्रकार से इस चार्ज पर, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स काम करेगा, और उस पर फोर्स जो काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, ओके, ठीक है। और फोर्स कितना काम करेगा, फोर्स काम करेगा QE, क्लियर। आप पढ़ चुके, याद होगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है F/Q, तो F इक्वल टू क्या हुआ, QE हो गया। यानी इस चार्ज में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स काम करेगा QE के बराबर, जो किधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ही काम करेगा। यानी इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये जो QE फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होगा वो इसी तरफ होगा। उसी प्रकार से ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस पर फोर्स काम करेगा, और इस पर जो फोर्स काम करेगा, इस पर जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट काम करेगा। तो इस पर फोर्स काम करेगा इस तरफ, और इस पर फोर्स काम करेगा इस तरफ। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि दोनों फोर्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है। इस पर जो फोर्स काम करेगा उसका वैल्यू भी QE है, और इस पर जो फोर्स काम करेगा उसका वैल्यू भी QE है। लेकिन दोनों के इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स उस तरफ काम कर रहा है। और ये रूल है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो उसका डायरेक्शन होगा फील्ड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन भी होगा उसके अपोजिट। यानी इस पर भी फोर्स काम करेगा कितना, इस पर भी फोर्स काम करेगा QE के बराबर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या है, अलग अलग है। ये इस डायरेक्शन में काम करता है इसमें फोर्स, और इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में काम करता है, क्लियर। तो एक बात याद रखें, जो हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इक्वल अपोजिट फोर्स है, लेकिन इन दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। दे डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन मींस व्हाट, इसका ये इस तरफ है और इस तरफ है, लेकिन यही अगर ये इस तरफ होता और यहीं से इस तरफ होता, मतलब ऐसे होता, क्लियर। इसको कहते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन। एक साइड इस तरफ, दिस इज कॉल्ड सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये सेम लाइन ऑफ एक्शन है, यहां सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्स है, इक्वल अपोजिट फोर्स है, दे डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। टू हम कह सकते हैं यहां पर, टू इक्वल एंड अपोजिट forces which do not have same line of action। यानी हम यहां देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स है, एक फोर्स जो काम कर रहा है किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तरफ, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है नेगेटिव चार्ज पर, उसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम कर रहा है फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्स है
वो इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल अपोजिट है, लेकिन इसके पास इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। सेम लाइन ऑफ एक्शन मींस व्हाट? सेम लाइन ऑफ एक्शन मींस ये इस साइड और यहीं पर ये साइड। अगर दोनों इस तरफ काम करेगा और इस तरफ काम करेगा और क्लियर इस तरह काम करेगा, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये होगा दैट इज कॉल्ड सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ये, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, दे डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसका जो नेट फोर्स होगा, इसका जो नेट फोर्स होगा, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, इसका जो नेट फोर्स होगा, तो यानी इसका फोर्स वही वैल्यू, इसकी फोर्स का वैल्यू वही है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इसका नेट फोर्स होगा, यानी फोर्स नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ये याद है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो क्यू काम कर रहा है जो इस तरफ काम कर रहा है, और इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो इस तरफ काम कर रहा है, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0। और ये हमेशा याद रखें कि जब हम चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो डायपोल हो, डायपोल केस में, चूंकि डायपोल केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा। तो क्या होगा? दे विल कैंसिल, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो उस कंडीशन में नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ये बात याद रखें कि नेट फोर्स 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज। तो इस तरीके से नेट फोर्स 0 हो गया। जब नेट फोर्स 0 हो गया, जब नेट फोर्स यहां 0 हो गया, तो उस कंडीशन में ये जो डायपोल है वो ना तो आगे जाएगा, ना तो पीछे जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा, ना तो नीचे आएगा, ना तो आगे पीछे करेगा, ना ऊपर नीचे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन ये मूव करेगा, ये घूमेगा, घूमेगा, ये स्पिन करेगा, ये स्पिन करेगा, और स्पिन जो करेगा ये स्पिन करेगा। सपोज करें कि अगर हम यहां पर सपोज किया जाए, यहां इसका फोर्स का फोर्स दोनों का फोर्स इक्वल है, तो फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन जो है वो ट्रांसलेशनल कंडीशन हो गया। तो ट्रांसलेशनल कंडीशन में, ट्रांसलेशनल जो कंडीशन है, ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, उस कंडीशन में ये जो डायपोल है वो ना तो ऊपर जाएगा, ना नीचे आएगा, ना इस साइड जाएगा, ना इस साइड जाएगा, लेकिन अपनी जगह पर उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर वो स्पिन करेगा, घूमेगा। क्लियर? क्लियर? तो अगर घूमेगा, अगर ये चीज घूम रहा है तो घूम कैसे रहा है? ये इसका जो वो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पर है। अगर हम इस पॉइंट पर गए तो इस पॉइंट से ऐसे घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट पर ये घूमना स्टार्ट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन घूमना स्टार्ट करेगा, तो यहां पर क्या काम करेगा? टॉर्क काम करेगा। यहां पर टॉर्क काम करेगा। जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो वहां पर टॉर्क काम करेगा। फोर्स, नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन यहां पर क्या होगा? ये जो स्पिन करना स्टार्ट करेगा तो उसके कारण इस पर टॉर्क काम करेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब फोर्स कितना काम कर रहा है? क्यू काम कर रहा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी क्यू काम कर रहा है। इसका डायरेक्शन फील्ड की तरफ है, इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो फोर्स तो इतना काम करेगा। अब सवाल उठता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इसका फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो हम क्या लेंगे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, वो कहां से लेंगे और क्या लेंगे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो जहां फोर्स लग रहा है वहां से, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि उसका जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। यहां फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, और इसका ये हुआ एक्सिस रोटेशन, ये एक्सिस रोटेशन, जहां से ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस रोटेशन और ये फोर्स। तो यानी ये फोर्स और ये एक्सिस रोटेशन, इन दोनों की ये बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के ये फोर्स और ये एक्सिस रोटेशन,
तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम यहां लेंगे। तो अब इसका इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चलो इसको हम बनाएं। तो ये इसको बना देते हैं, ये हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो इसको जोड़ देते हैं, ये हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये हम कितना लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब यहां पर ऐसा करते हैं, जैसे ये जो है ये इसको मिलाते हैं, ये डायपोल मोमेंट हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो डायपोल मोमेंट ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का एंगल हमने एज्यूम क्या किया, थीटा। तो अब ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये बीच का एंगल ये थीटा है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी होगा थीटा। एक सेकंड, आप इसको वो यहां रखने, ये भी एंगल होगा थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर। अब यहां हम देख रहे हैं हमें लेना क्या है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द एक्सिस रोटेशन। फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वैल्यू हम लेंगे, इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसका मान कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो ए है, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये ए है, तो ए का कंपोनेंट क्या होगा, ए का कंपोनेंट होगा ये ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। क्योंकि थीटा की तरफ कॉस लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर साइन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए साइन थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, वो हो गया ए साइन थीटा। क्लियर। चलिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पर, इस चार्ज पर जो टॉर्क काम करेगा, इस चार्ज पर जो टॉर्क काम करेगा वो कितना काम करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस चार्ज पर। चूंकि हमने इससे पहले कहा कि फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कि, नेट फोर्स जीरो होने का ये मतलब हुआ कि वो जो चार्ज है वो ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ना इधर जाएगा ना इस साइड जाएगा, लेकिन वो अपने एक्सिस रोटेशन पर रोटेट करेगा। तो रोटेट जो करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो वहां पर क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो इस चार्ज पर जो टॉर्क काम करेगा, इस पर जो टॉर्क काम करेगा, चार्ज पर जो टॉर्क काम करेगा वो कितना काम करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, चलिए यहां तो ये समझ गए, फोर्स कितना, क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए साइन थीटा। क्लियर। तो अब यह सवाल इस बात एक उठता है कि जब इस चार्ज पर टॉर्क काम करेगा, ये इस चार्ज पर टॉर्क काम करेगा और ये अपने एक्सिस रोटेशन की तरफ घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे हम ये एक्सिस रोटेशन समझ रहे हैं, एक्सिस होते हैं तो ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ये एक्सिस रोटेशन है। तो यहां से और यहां ये, मतलब ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया sin थीटा। तो इस पर जो टॉर्क काम करेगा वो हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक और प्रश्न है यहां पर कि इस पर तो टॉर्क काम किया, तो क्या इस चार्ज पर भी टॉर्क काम करेगा। जी हाँ बिल्कुल, इस चार्ज पर भी टॉर्क काम करेगा, और इस चार्ज पर जो टॉर्क काम करेगा उसके लिए हम क्या लेंगे, फोर्स। तो फोर्स इस पर कितना काम करेगा, क्यू, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो इसका होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको मिला दें, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, क्योंकि ये हो गया एक्सिस रोटेशन, ठीक, और उसके बाद हो गया यहां पर चार्ज। तो एक्सिस रोटेशन और चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हम ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अब ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितना, ए, ये डिस्टेंस ए, और ये डिस्टेंस, इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट होगा इस तरफ ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा, और ये एक मिनट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा के जिधर थीटा उधर क्या होगा, ये ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये जो है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो होगा ए साइन थीटा, ये होगा ए साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस होगा ए साइन थीटा। तो अब क्लियर हो गया कि यहां पर भी टॉर्क काम कर रहा है और इस चार्ज पर भी टॉर्क काम कर रहा है, इस पर भी टॉर्क काम कर रहा है और इस चार्ज पर भी टॉर्क काम कर रहा है।
इसका मतलब ये नेट टॉर्क कितना काम करेगा इस पर, तो नेट टॉर्क काम करेगा, तो हम यहां लिखेंगे चीज कि नेट टॉर्क यानी टॉर्क नेट, नेट टॉर्क काम करेगा, इसके कारण टॉर्क वन और इसका टॉर्क टू। ठीक, अब इसका क्या होगा वैल्यू, ये होगा टॉर्क वन। अच्छा एक मिनट यहां लिखते हैं इसको, क्योंकि क्लियर है जगह। इस पर टॉर्क काम किया, नेट टॉर्क होगा इसका, नेट टॉर्क हो जाएगा टॉर्क वन और ये होगा टॉर्क टू। टॉर्क वन इस पर टॉर्क काम किया और ये टॉर्क टू इस पर टॉर्क काम किया। ठीक, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये भी हो गया प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, तो अब फोर्स कितना, क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए साइन थीटा प्लस फोर्स कितना फिर क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए साइन थीटा। यानी नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा इसका 2 क्यू ई ए साइन थीटा। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक कलाकारी करेंगे। यहां हम करते क्या है, क्यू को अलग करते हैं, 2a और फिर ये e इंटू साइन थीटा। क्लियर, अब आप इसे पहचाने, ये क्या है, ये क्या है, ये है डायपोल मोमेंट। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं डायपोल मोमेंट क्या, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, ये हो गया डायपोल मोमेंट। यानी इसका मतलब यहां लिखेंगे P डायपोल मोमेंट Q इंटू 2a, यानी P हो गया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2a, तो P हो गया और इंटू क्या होगा E साइन थीटा। इसका मतलब नेट टॉर्क जो हुआ वो क्या हो गया, नेट टॉर्क हो गया P E साइन थीटा, यही नेट टॉर्क। ठीक है, अब चूंकि नेट टॉर्क है ये P साइन थीटा, चलिए ये चूंकि इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन है, तो यहां पर भी लिखिए इसका भी डायरेक्शन है, तो ये हो गया नेट टॉर्क हो गया आपका P साइन थीटा। तो नेट टॉर्क का वैल्यू होगा P साइन थीटा, राइट। तो इस तरह से कि अगर हम किसी डायपोल को रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो नेट टॉर्क काम करता है वो P साइन थीटा के बराबर काम करता है। P क्या है, डायपोल मोमेंट है, E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा जो है, थीटा वो एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, जो ये एंगल हम दिख रहे हैं थीटा, ये थीटा जो है वो उसके बीच का है। ठीक, अब चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं चीज कि यहां जो इस चार्ज पर जो टॉर्क काम कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो स्पिन कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है, वो स्पिन अगर हम ऐसे रखे हैं, तो अगर हम सपोज करें कि अगर किसी स्क्रू को लेकर के हम इसको अगर नचाएं, इसको अगर टाइट करें, तो कुछ ऐसे घूमेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर हम इसको घुमाना स्टार्ट करें, तो ये जो मूव करेगा, वो जो मूव करेगा वो इस तरीके से मूव करेगा, और ये मूव करेगा मतलब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और यहां जो चार्ज, ये चार्ज मूव करेगा वो कुछ इस तरह मूव करेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, यानी इधर घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क वन है, और ये है टॉर्क टू, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों ही क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये जो है ये भी है क्लॉकवाइज, ये भी है क्लॉकवाइज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेट टॉर्क का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इस पर टॉर्क जो काम कर रहा है उस टॉर्क का भी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इस पर जो इस चार्ज पर टॉर्क काम कर रहा है इसका भी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। यानी इसका मतलब ये जो नेट टॉर्क आया P sin थीटा, इसका भी डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये याद रखेंगे कि टॉर्क का डायरेक्शन जो वो क्लॉकवाइज होगा। अब यहां तो हमने क्या निकाले, नेट टॉर्क जो काम करेगा डायपोल पे, जिस डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, उस पर जो नेट टॉर्क काम करेगा वो कितना काम करेगा, P sin थीटा। चलिए अब एक चीज हम समझेंगे, वो ये चीज समझेंगे कि यहां टॉर्क B वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर है, E भी वेक्टर है, और थीटा जो है साइन थीटा वो क्या है, एंगल है, किसके बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एंगल, ये डायपोल मोमेंट,
ये डायपोल मोमेंट हुआ, ये डायपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन। तो अब एक चीज हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, ये अगर हम इसको ऐसे करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है डायपोल मोमेंट। इन दोनों के बीच का एंगल क्या ले रहे हैं हम? थीटा ले रहे हैं। ठीक, ये इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब हम ये चीज, ये जो पी साइन थीटा है, अगर इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? तो यहां पर मेरा क्या आ गया? यहां पर आ गया कि टॉर्क, इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या आया? टॉर्क इक्वल टू हो गया पीई साइन थीटा। पी साइन थीटा वैल्यू क्या? नेट टॉर्क का वैल्यू का पी साइन थीटा। ठीक, अब हमने जैसे कहा कि यहां पी वी फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है, चूंकि यूनिफॉर्म है, तो बचा क्या? साइन थीटा। यानी इसका मतलब कि अगर इसी चीज को वेक्टर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी पी क्रॉस ई भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। या फिर हम इसको उसी तरीके से टॉर्क है ना, वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब सवाल यहां पर उठता है कि हम पी वेक्टर लिखें, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखें, या फिर ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखें, क्योंकि अगर हम यहां पर अगर हम टॉर्क इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखें तो उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू का पी साइन थीटा। और यहीं पर अगर हम ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखें उसका वैल्यू भी पी साइन थीटा ही होता है। तो यहां देख रहे हैं इसका वैल्यू भी वही है, इसका वैल्यू भी यही है, तो लेकिन दोनों में से लिखे क्या? मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन वेक्टर भी दोनों अलग अलग है। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर या ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, वेक्टर भी दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब ये सवाल होता है कि हम पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखें या ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखें, क्या लिखें? तो अब यहां पर इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। क्या करते हैं? जो अगर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हम लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा इसके बदले में, तो अगर हम पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लेते हैं तो जरा इसको हम इस डायग्राम में समझें। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मतलब पी से ई की तरफ आते हैं। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी क्रॉस ई के लिए हम पी से ई की तरफ आते हैं तो क्लॉकवाइज हो गया। और अगर हम ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर यानी ई क्रॉस पी को लेंगे तो ई से पी की तरफ जाएंगे, तो वो क्या हो गया? वो हो जाएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अगर हम पी से ई की तरफ आते हैं तो क्लॉकवाइज हो गया, और अगर हम ई से पी की तरफ जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब सवाल उठता है कि हम पी क्रॉस ई लिखें या ई क्रॉस पी लिखें। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि टॉर्क का डायरेक्शन किससे मैच करता है। ये टॉर्क का डायरेक्शन किससे मैच करता है? पी क्रॉस ई से मैच करता है या ई क्रॉस पी से मैच करता है? तो हम ये देख रहे हैं कि ई क्रॉस पी का डायरेक्शन है एंटी क्लॉक और पी क्रॉस ई का डायरेक्शन है क्लॉक, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज है। तो चूंकि टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए हम टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे पी क्रॉस ई। तो ये हम लिखेंगे और इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आपसे पूछे कोई वेक्टर फॉर्म में कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और स्केलर अगर फॉर्म में पूछे तो स्केलर फॉर्म में हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। तो ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया और ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया। यही टॉर्क काम करता है, यही टॉर्क लगता है डाइपोल पे, जिस डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यही इसका दो फॉर्मूला है, यही दो इसका रिलेशन है। ठीक है, एक टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा जो स्केलर फॉर्म है, स्केलर में लिखेंगे, और वहीं पर टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखेंगे जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा। क्लियर? तो ये दो चीज समझ गए कि टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क कितना काम करेगा,
टोटल फोर्स कितना काम करेगा, ये मैंने आपको पहले कहा दिया जिस कि टोटल फोर्स होगा जीरो होगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं, तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है क्यूई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है क्यूई, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो चूंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो वैल्यू इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो दोनों का चूंकि वैल्यू इक्वल अपोजिट है और दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए दोनों का जो मिलाकर के नेट फोर्स आएगा वो हमेशा जीरो होगा। ये बात याद रखिए। तो नेट फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो, ठीक है, लेकिन टॉर्क काम करेगा। टॉर्क काम करेगा, टॉर्क कितना काम करेगा, टॉर्क काम करेगा पी साइन थीटा, जहां पर पी फिक्स है, डायपोल मोमेंट है, ई फिक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा जो है वो डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट हुआ, डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो यहां पर लिखते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कि अगर हम डायपोल को, अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म की बात हम नहीं करेंगे, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे जो हर जगह बराबर हो। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है, जिस टॉर्क के कारण वो स्पिन करना स्टार्ट करता है, जिस टॉर्क के कारण वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घूमना स्टार्ट करता है, तो उसका वैल्यू होता है टॉर्क पी साइन थीटा, और वेक्टर में हम लिखेंगे पी क्रॉस ई। क्लियर। चलिए अब हम दो चीज समझेंगे, अब दो चीज ये समझेंगे कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क का वैल्यू मिनिमम कब होगा, ये चीज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाएं, मिटाएं, चलिए मिटाते हैं इसको। टॉर्क का वैल्यू लिखते हैं मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क का वैल्यू मिनिमम कब होगा। चलिए क्लियर, तो जहां तक हम लोग क्लियर समझ गए टॉर्क कितना काम करेगा। अब हम ये समझेंगे कि टॉर्क का वैल्यू मिनिमम कब होगा और टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, वो चीज समझेंगे। ठीक, चलिए तो सवाल लगाएं। सवाल एक, सवाल क्या है, व्हेन इज टॉर्क मैक्सिमम, व्हेन इज टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, यानी डायपोल को हम जब रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की नहीं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे डायपोल को, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क कितना काम करेगा, व्हेन इज टॉर्क मैक्सिमम। क्लियर, तो व्हेन इज टॉर्क मैक्सिमम, अच्छा एक मिनट, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये टॉर्क लग रहा है, जिस टॉर्क का वैल्यू हमने निकाला पी साइन थीटा, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। क्लियर, अब मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम करना हमको, टॉर्क मैक्सिमम लेना है, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, टॉर्क का फॉर्मूला निकाला पी साइन थीटा। ठीक, तो पी फिक्स, पी क्या है, डायपोल मोमेंट वही फिक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वही फिक्स है, क्या साइन थीटा, तो टॉर्क को मैक्सिमम बनाने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब साइन थीटा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, साइन थीटा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम का मतलब कितना, 1, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, 1 होता है, तो जब 1 होता है साइन का वैल्यू मैक्सिमम, तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। ठीक, अब थीटा का वैल्यू अगर हम यहां 90 डिग्री पुट करें तो क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क होगा पीई साइन कितना, साइन होगा 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, पी साइन 90 डिग्री मींस पी, इसका मतलब मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, पी के बराबर होगा। ठीक, पी मींस क्या पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट कितना, डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू 2a इंटू क्या ई, इसका मतलब मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, क्यू 2a इंटू ई, ये मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू होगा। ठीक, तो इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि जब
डाइपोल मोमेंट, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क काम करता है। अब मैक्सिमम टॉर्क को समझने के लिए जरा हम इस तरीके से आपको डायग्राम की जरिए बताते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क को हम लोग कैसे समझते हैं। मैक्सिमम टॉर्क को डायग्राम से समझते हैं। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल, ये डाइपोल, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो 2a है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2a है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ठीक। और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल मोमेंट, अब देखिए डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। यानी इसका हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे का क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या हो? परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में कह सकते हैं कि टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। यानी मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा उस डाइपोल पर जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यानी मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद जो है हम ये जाने कि टॉर्क मिनिमम कब होगा या फिर जीरो कब होगा। तो मिनिमम टॉर्क कब होगा या जीरो कब होगा, उसको समझने के लिए क्या करेंगे? सवाल नंबर 2 लगाएं। सवाल नंबर 2 लगाएं, क्या लिखें? व्हेन इज दिस टॉर्क मिनिमम, मिनिमम या फिर जीरो। यानी टॉर्क मिनिमम कब होगा या जीरो कब होगा। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा उसके लिए क्या करें? टॉर्क मिनिमम, ठीक। तो मिनिमम करने के लिए सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, जो पढ़ चुके हैं। इसको ऐसे करें, पी साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, निकाल चुके, पढ़ चुके हैं। अब टॉर्क को मिनिमम करना है तो उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो साइन में थीटा का वैल्यू कितना लेंगे जो मिनिमम आएगा? तो वो वैल्यू होता है 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर? तो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा। कैसे? तो टॉर्क इक्वल टू होता है टॉर्क मिनिमम इसकल टू, पढ़ चुके हैं, टॉर्क मिनिमम, ठीक है, मिनिमम इसकल टू क्या होगा? पी साइन क्या होगा? थीटा, थीटा में 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री 0, यानी क्या होगा? 0। यानी इसका मतलब मिनिमम टॉर्क को क्या होगा? 0। क्लियर? अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, जरा इसको डायग्राम से समझते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं। ये डाइपोल है, ये डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। एक बात और जान लें कि थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या थीटा का वैल्यू क्या हो? 180 डिग्री हो, यानी पाई। दोनों कंडीशन में टॉर्क मिनिमम होगा। तो हम यहां समझा रहे थे आपको कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा? डाइपोल को रखा। डाइपोल मींस माइनस क्यू प्लस क्यू। डिस्टेंस क्या दोनों के बीच का? 2a है, ये डिस्टेंस है 2a, हमने रखा इशेस। ये डाइपोल का सेंटर है। अब यहां देखिए गौर से, इस पर भी फोर्स काम करेगा। ये जो क्यू है, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज, इस पर फोर्स काम करेगा, इस पर फोर्स काम करेगा, इस डायरेक्शन में इधर काम करेगा। कितना काम करेगा? क्यू। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इस पर जो फोर्स काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स काम करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ काम करेगा। और इस नेगेटिव चार्ज पर जो काम करेगा फोर्स, वही फोर्स क्यूई, वो इसके अपोजिट काम करेगा, इधर काम करेगा। इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, तो इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका डायरेक्शन इस साइड। अब यहां पर, इससे पहले हम बोल चुके थे, आप इस बात को याद करें कि यहां पर जो है ये फोर्स इस तरफ काम कर रहा है और इस पर इस नेगेटिव चार्ज फोर्स पर काम कर रहा है। दोनों इक्वल अपोजिट है।
दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है। और यहां पर ये इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसका देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसका लाइन एकदम बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इधर है और इधर है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो उस कंडीशन, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो उस कंडीशन में यहां एंगल क्या है 0 डिग्री, ठीक। तो 0 डिग्री एंगल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क मिनिमम होगा। अब क्योंकि अब ये इस चार्ज पर फोर्स इस साइड काम कर रहा है और इस चार्ज पर फोर्स इस साइड काम कर रहा है, तो अगर ये इस साइड काम कर रहा है फोर्स और इस चार्ज पर फोर्स इस साइड काम कर रहा है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, ये इसको खींचेगा और इस चार्ज को खींचेगा, तो ये ट्विस्ट, ये क्या करेगा, भागेगा। तो जब ये भागेगा तो ये स्पिन नहीं करेगा, चार्ज स्पिन नहीं करेगा। जब चार्ज स्पिन नहीं करेगा, जब चार्ज घूमेगा नहीं, चार्ज स्पिन नहीं करेगा, चार्ज स्पिन नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में टॉर्क जो होगा मिनिमम होगा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, या यूं कहें कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्लियर, या तो समझ गए। तो इसमें हमने ये 3 चीजों को क्लियर किया। सबसे पहले टॉर्क कितना काम करेगा, फोर्स कितना काम करेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो इस प्रकार से हम ये समझ चुके हैं, समझ गए स्पष्ट रूप से कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना काम करेगा, उस पर फोर्स कितना काम करेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो ये सारी बातों को हम पढ़ लिए, समझ गए, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बात और बता दें आपको, जो अगर थीटा, यहां पर थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वहीं पर थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो, उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहां नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के उल्टा होगा, यहां नेगेटिव रखेंगे और यहां पॉजिटिव रखेंगे, ठीक, ये उल्टा हो जाएगा पहली बार। उसके बाद तो दो कंडीशन आ गए, यहां पर दो केसेस क्लियर हो गया। एक, टॉर्क मिनिमम कब होगा और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और टॉर्क मिनिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक। तो आप इसे याद रखेंगे। और उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो वो 0 डिग्री हो, तो उसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो उसे कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, चलिए, ओके।